नमस्ते बाल मित्रों। कोरोना की महामारी के कारण आप लोग स्कूल पढ़ने नहीं आ सकते हो, तो ऑनलाइन के माध्यम से मैं सोनल बोल रहा आपका चौथी कक्षा में हिंदी सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप कक्षा 3 में हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़कर आए हैं। तो आपको पता ही है कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। पर बच्चों, मैं आज आपको सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। आपको पता ही है कि आप गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत ये सारी भाषाएं जानते हैं, पर आपको पता है कि भाषा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले सुनो आप लोग कि भाषा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बात कहे, दूसरा व्यक्ति फिर उसे कुछ बात कहे, यानी कि जो बोलने की रीत बात है उसमें जो परिवर्तन आए और जो बोलचाल में हर दिन बोला जाता है उसे ही भाषा कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आ गया कि हम हर दिन एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के 2 प्रकार है। कितने? 2। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी कि हम जो बातचीत करते हैं हर दिन के व्यवहार में जो बोला जाता है, जिसे हम बोली भी कहते हैं। और लिखित भाषा यानी कि जो हम स्वर, व्यंजन, उसके साथ मात्राएं जोड़ के शब्द और वाक्य बनाकर जो लिखते हैं और लिखकर जो आदान प्रदान होता है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि भाषा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। हाँ, तो बच्चों, आपको पता चल गया कि भाषा के 2 प्रकार, 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। तो बच्चों, आपको पता है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के 28 राज्यों की अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, तो संविधान में सभी भाषाओं की मान्यता नहीं मिलती, इसलिए कोई एक भाषा जो सारे देश के लोग जानते हो उसी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखा जाता है। इसीलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम उसे मनाते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि हिंदी को देवनागरी लिपि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी भाषाओं की लिपि क्या होती है? तो अलग अलग लिपि, यानी कि जो हम वर्ण लिखते हैं वह उसे हम लिपि कहते हैं। तो लिपि अलग अलग होने की वजह से सबकी भाषाएं अलग अलग होती है। आपको पता है हमारे पास जो कागज़ के रुपए हैं, मीन्स की 500 की नोट, 2000 की नोट, उसमें भी 15 भाषा लिखी हुई है जो हमारे भारत देश की ही भाषा है। तो बच्चों, अब हम भाषा की बात सुन ली, भाषा क्या है वो समझ लिया, तो इससे आगे हम अब जाएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ये बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, स्वर। स्वर को हम क्या कहते हैं? वर्ण। आपको पता है वर्ण किस प्रकार से बनते हैं? ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति की अलग अलग ध्वनियाँ और आवाज़ों को मिलाकर वर्ण बनाए गए हैं। तो आप सबको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से वर्ण है। देखो, हाँ, आप भी साथ में बोलते जाना। आ, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बड़ी, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर रू, फिर ए, ऐ, ओ, औ, और अह। हाँ, तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हकीकत में वर्णमाला में 11 ही वर्ण होते हैं।
पर हमारे यहाँ अम और अह इसलिए दिए गए हैं कि उसके ऊपर क्या है, अनुनासिक यानी कि अनुस्वार, और इधर दिए गए हैं दो विसर्ग। अभी हम देखेंगे कि इन सब की मात्राएं कैसी है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ अकेले ही बोलते हैं, उसके आगे पीछे किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई देती नहीं है। तो अगर हमें अ से मुझे एक शब्द लिखना है, जैसे कि मैं लिखूंगी कि अनार है, अनार, पर मुझे उसे ऐसे लिखना है, अ प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस र प्लस अ। हाँ, तो मुझे तो ऐसे अनार लिखना है, हकीकत में तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये क्यों लिखा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कि आप देखो कि कौन सा वर्ण है, अ से क्या पूरा शब्द बना, तो अनार, अनार बना, पर उसमें क्या आई, तो आ की मात्रा। कोई भी पूरा शब्द बनाने के लिए उसमें स्वर और व्यंजन दोनों जब तक साथ में नहीं मिलते तब तक कोई भी शब्द बन नहीं पाता। ये आपको बात अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर चलो, तो तो अकेला ही हुआ, उसकी कोई मात्रा नहीं है। अब क्या आएगा, तो आ की मात्रा आएगी खड़ी पाए। फिर ई कौन सी है, छोटी, छोटी ई की मात्रा कैसी आएगी, इधर। हाँ, क्या कहेंगे, ह्रस्व कहेंगे या दीर्घ, कौन सी बोलेंगे हम, ह्रस्व ई। फिर आएगी बड़ी की मात्रा और उसे हम क्या कहेंगे, तो दीर्घ ई। फिर छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा किस साइड जाएगी, हाँ पता चल गया, पीछे और नीचे। और बड़े ऊ की मात्रा इस साइड। हाँ, ये भी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ। फिर रू की मात्रा सी के रूप में नीचे आएगी, समझ गए। फिर ये कौन सा शब्द आया, वर्ण, तो ए की मात्रा कहाँ पे आएगी, ऊपर। और फिर ऐ है एक मात्रा, और जब लिखते हैं तब कितनी होती है, दो। और फिर उसके बाद ओ की मात्रा खड़ी पाए और ऊपर। फिर औ की मात्रा, और उसके बाद क्या आएगा, अनुनासिक, अनुस्वार। और फिर उसके बाद विसर्ग। पता चल गया आपको, विसर्ग। विसर्ग कौन कौन से शब्दों में आता है वो आपको पता है ना। हाँ, तो दुख शब्द हम बोलेंगे तो बीच में क्या आएगा, विसर्ग। कैसे लिखते हैं विसर्ग को, ऐसे। और बोलते हैं तो साउंड कौन सा होता है, र जैसा साउंड सुनाई देगा। तो बच्चों चलो, अभी हमने देख ली कि कौन से वर्ण स्वर है, उसकी कौन कौन सी मात्राएं है। ये सारी मात्राएं हमको याद रखनी है। इसी के साथ चलो, अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ह्रस्व है और कौन सा दीर्घ है। चलो, मैं इधर लिखती हूँ, आप बोलते जाना। उसी में मैं लिखूंगी ये ह्रस्व है और ये दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि दीर्घ स्वर में इस लाइन से मैं कौन सा वर्ण लिखूं। चलो, हाँ, कौन सा लिखूं, ये वाला कि ये वाला। चलो, यही लिख देती हूँ,
क्योंकि वही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दीर्घ स्वर में ए आएगा, फिर कहना हो तो कौन सा आएगा? ओ। फिर ऊपर देखो, ऊपर की लाइन से कौन कौन आएंगे? चलो ऊपर की लाइन से लेते हैं हम। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और रू। आ, ई और बड़ा ऊ और रू। हो गए? फिर अब कौन कौन बचे? वो सारे कहाँ पे जाएंगे? ह्रस्व स्वर में। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। अ, ई, फिर क्या लिखूं मैं? बताओ इसमें से। ऊ। चलो ऊ और ए और कौन आएगा? ओ। और इसे हम ह्रस्व या दीर्घ इसी में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो अनुनासिक कहलाते हैं। चलो बच्चों, अब मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। कैसे पढ़ना है समझ गए आप? चलो जल्दी जल्दी से हमें पढ़ना हो तो कैसे पढ़ पाएंगे? अ आ इ ई उ ऊ रू, अ आ इ ई उ ऊ रू, ए ऐ ओ औ अम अह, ए ऐ ओ औ अम अह। समझ में आ गया? चलो जल्दी से बोलते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रू, ए ऐ ओ औ अम अह। तो बच्चों आज आपने अच्छे से मजे से पढ़ाई की ना? मजा आ गया? सबने स्वर सीख लिए? स्वर सीखने के बाद ही हम कहाँ पे जाएंगे? व्यंजन सीखने के लिए। तो बच्चों हमने इससे पहले क्या सीखा? तो स्वर, स्वर और अब सीखेंगे व्यंजन। स्वर और व्यंजन को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला यानी कि हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि इसका कहीं भी टुकड़ा नहीं हो सकता। वो ऐसे ही अक्षर वर्ण रहते हैं। इसी प्रकार से हम अब सीखेंगे कि व्यंजन में क्या क्या बातें होती है। जैसे स्वर 11 होते हैं और 2 अम और अह मिलाकर 13 होते हैं। इसी प्रकार से वर्णमाला में भी व्यंजन 33 होते हैं। 33 और 11 को मिलाकर कितने हुए? हाँ बताओ चलो मुझे, कितने? 44। तो फिर अब हम ये सीखेंगे व्यंजन में। तो आप तो बोलोगे कि मैम आप तो बोल रहे हो कि 33 है तो इधर ज़्यादा लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। ये सबसे पहले हम सीखते हैं और सीखते सीखते नीचे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। चलो सबसे पहले क्या आएगा? क। उसके बाद ख। बोलते जाना मेरे साथ। ग, घ। और ये कौन बताएगा? बताओ चलो। हाँ मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा चलो, हाँ किसने बोला? क्या कहते हैं? अंग। फिर च, छ, झ, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, हण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। फिर आप बोलोगे कि मैम स को तो हम इधर लिख सकते हैं पर वहाँ पे हमें लिखना नहीं है। वो जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसी के साथ हमको लिखने हैं। स, 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 ह, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हाँ तो ये चारों जो है वो सब कैसे हैं? संयुक्ताक्षर। क्यों? क्योंकि ये चारों किसी न किसी व्यंजन और स्वर को लेकर बने हैं। इसलिए क्ष, त्र, ज्ञ और स्र
क्या कहेंगे हम उसे? संयुक्ताक्षर। तो बच्चों अब हम लिखते हैं कि संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? तो क्ष। क्ष कैसे बनता है? तो क और स को मिलाकर क्या बना? क्ष। समझ में आया? फिर उसके बाद चलो इधर वापिस आओ, कौन सा है? त्र। तो त्र हम कैसे बनाएंगे? सुनो एक बार। त्र क्या सुनाई दिया पीछे? तो र। तो सबसे पहले आएगा त और फिर बाद में र को मिलाकर क्या बनता है? त्र। फिर उसके बाद ज्ञ। ज्ञ कैसे बनेगा? चलो, ज्ञ ज्ञ हम बनाएंगे झ और ज्ञ। आपको पता नहीं था ना कि इसका उपयोग क्या होता है। अब चलो, अब कौन सी बारी आई? स्र। तो स्र हम कैसे बनाएंगे? इसमें भी पीछे कुछ सुनाई दे रहा है, क्या? र। तो इस प्रकार से हमारे संयुक्ताक्षर बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की वर्णमाला में 33 व्यंजन और 11 स्वर, 2 अनुनासिक और ये 4 संयुक्ताक्षर मिलकर पूरे वर्ण बनते, पूरी की पूरी वर्णमाला बन जाती है। तो आपने सीख लिया ना कि वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो आपको ये पूरी वर्णमाला अच्छे से याद करनी है और देख लेना कि क से लेकर स्र तक किस तरह लाइन से लिखना है। आपको इधर क, ख, ग, घ और अंग वो लिखना ही है और फिर उसके बाजू में च लिखकर शुरू नहीं करना है। लाइन से ऐसे लिखोगे तो पूरी लाइन सारी अच्छे से याद कर पाओगे। तो बच्चों आज हमने सीखा कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन का भाषा में कितना महत्व है। अगर हमें स्वर और व्यंजन, उसकी मात्राएं, उस किस प्रकार से उससे शब्द बनते हैं वो ही नहीं पता होगा तो हम वाक्य बना नहीं सकते, शब्द बना नहीं सकते और अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते। और कोई भी आपको बोले और लिखने को कहेंगे तो आप उसकी मात्रा नहीं जानते होगे तो लिख नहीं पाओगे। तो आप सबको ये अच्छे से तैयार करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ही पूर्ण होता है।